हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए सीटेक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को पता है मैंने एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट कर दी है डे 1 से, यानी परसों से। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की क्लास रेगुलर चल रही है। सिविक्स की क्लास कल फर्स्ट क्लास थी, क्लास 6 की स्टार्ट की है। सबसे पहले तीनों क्लासेस के लिए टाइमिंग जो दिया गया है वो 1 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास आएगी, 7 o'clock में आएगी आपकी ज्योग्राफी क्लास एंड 9 o'clock आपकी आएगी सिविक्स की क्लास। इसके साथ ही साथ आपकी हिंदी पेडोलॉजी प्लस सीडीपी की भी क्लासेस जो आएगी वो आएगी इंपॉर्टेंट थ्योरी को लेकर प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर। हम ये क्लासेस इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें 15 डेज में अपना टारगेट बनाना है, और अपना टारगेट बनाना इसलिए है क्योंकि हमें क्लासेस कवर करनी है और सिलेबस कवर करना है। इसी विभाग को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बन रही है। अगर बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड में होता है कि हमें क्या इसको पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ ली है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए और उससे देखिए कि किस तरीके से एग्जामर आपसे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछता है। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार कितने तरीके से पूछता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जितने तरीके से होता है उस क्वेश्चन को, जैसे सपोज दीजिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इसके चैप्टर के बाद आपने पृथ्वी की गतियों में कितने कितने तरीके से कितने कितने क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन को आपको प्रीवियस ईयर के देखना है, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन बताए। पिछले साल जो एग्जाम के पेपर हुआ था वो शायद मॉडरेट पेपर हुआ था, तो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत हो रही थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी में किस प्रकार गति होती है उसी के आधार पर यह क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला तो यह है कि जो हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो गति है वो कैसी होती है। पृथ्वी की गति में हमें देखना है किस प्रकार वो गति है। इधर से आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक घूर्णन होती है, परिक्रमण होती है। घूर्णन होती है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष में यानी अपने ही चारों ओर घूमती है, उसको घूर्णन कहते हैं। अब जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी एक स्थिर जगह पर, यानी स्थिर कक्ष पर, पृथ्वी की गति होती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। तो ये पॉइंट्स को ध्यान में अंडरलाइन दिस लाइन, एरो की तरह शूट कीजिए और इसको आप चूज करके अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हासिल हो चुके। देखिए, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी इस चीज को ध्यान में रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो हमारा क्या है, यानी यहाँ पे देखिए पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, यहाँ पे अंडरलाइन करके बता देती हूँ ताकि आपको हेडलाइन पता चले। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सप्ताह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 66 कोण बनाती है। आपने भी पता पढ़ा था कि विषुवत रेखा में 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं, उसके बाद आपका जो है आपके कक्षीय तल होते हैं उसमें 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा, यहाँ पे देखिए वह कह रहे हैं समतल, समतल यानी जो धरती के समतल कक्ष है उसके द्वारा बनाया जाता है, उसको कक्षीय समतल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। मैं इसका अंडरलाइन करके भी बता देती हूँ ताकि आपको इस चीज के पॉइंट्स जो जो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज को ध्यान में रखना है, ताकि आप एग्जाम में जब नोट्स बनाए तो इस चीज को आप में हमेशा ही ध्यान रखते हुए बनाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। इस चीज आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कक्षीय समतल। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार भी जो होता है गोले के समान है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि पृथ्वी का आकार, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की किरणें की रोशनी हमें प्राप्त होती है। और सूर्य की किरणें की जो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है और वहां रात होती है। ग्लोब पर हम विक्त जो दिन रात विभाजित करते हैं उसको पदीपीय वृत्त भी कहा कहते हैं। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि 3.2 में देख सकते हैं। हम ये देखेंगे पृथ्वी पर अपना अक्ष, अपने अक्ष पर, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर, देखिए यहाँ पे इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ कि ये नीचे की तरफ चला जाएगा। पृथ्वी पर जितने भी अक्ष होंगे उस पे वो कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है और पूरा करने में लगभग 24 घंटे का टाइम लेती है। कितना? 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के इसी समय को हम पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये लिखा, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि पृथ्वी जो है, जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है तो ये जो समय होता है इस समय को हम क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, या इसको हम पृथ्वी दिन भी कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब हम अक्ष पर 24 घंटे में
यानी कि सपोज कीजिए पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यह वित्त, जैसे अगर हम सूरज की बात करते हैं, ये सूरज है और सूरज जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको चक्कर लगाने में, पृथ्वी को अपने अक्ष में चक्कर लगाने में, अपने अक्ष में भी ऐसे चक्कर लगाती है, अपने अक्ष में भी इस प्रकार चक्कर लगाती है, तो उसको 24 घंटे लगते हैं। और 24 घंटे के इस अंतराल को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन और दैनिक गति कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखिए पृथ्वी के कक्षीय समतल लंब, देखिए यहाँ पे एक विषुवत रेखा है जहाँ पे बताया गया है, ये लाइन दे रखी है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है ये वाली। और ये विषुवत रेखा है, इसको हम पृथ्वी का कक्षीय समतल भी कहते हैं। ऊपर की जो दिशा होती है वो हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये पश्चिमी गोलार्ध होता है और ये उत्तरी गोलार्ध होता है। ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है, ये उत्तर ध्रुव होता है, उसके नीचे ही आपका उत्तर ध्रुव के बाद उत्तर ध्रुव वृत्त आता है, जहाँ पे मैंने कल बताया था आपको इस तरीके से। उसके बाद उत्तरी 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 अक्षांश वृत्त आता है, फिर उसके बाद वो कर्क रेखा होती है, फिर उसके बाद उत्तरी गोलार्ध हिस्सा होता है जो बटा हुआ होता है, नीचे का भी सेम यही होता है, सिर्फ यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाती है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पिछला रिकॉल भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, कि किस तरीके से एग्जामर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जामर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इंजेक्शन वाले क्वेश्चन भी पूछता है। और उसके बाद है ये प्रतिदिन क्या होता है, जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ेगी, ये सूरज की रोशनी है, उसी तरफ जो होगा, जिधर तेज होगी उधर क्या होगा, उजाला होगा। और उसके बाद वाले क्षेत्र में, उसके बाद वाले क्षेत्र में क्या होगी, रात होगी। उसी दिन को, रात और दिन को बांटने वाले समय को क्या कहते हैं, प्रदीप वृत्त। इसके बारे में बातचीत की जा रही है। आगे देखिए क्योंकि चैप्टर में बहुत बड़ा नहीं है, घूर्णन पर आप, घूर्णन यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष में ऊपर नीचे घूमती है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, अगर पृथ्वी अपने अक्ष में ना घूमती हो तो क्या होगा, अपने अक्ष में ना घूमती हो तो इसका क्या रीजन हो सकता है। इसका रीजन यही हो सकता है, यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य की तरफ तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, वही चीज मैंने आपको बताई। उधर गर्मी ज्यादा होगी, बाद वाले क्षेत्रों में अंधेरा होगा और ठंड भी ज्यादा होगी। अगर अगर यहाँ पे अगर ये चीज ना हो, या सूरज के चारों ओर पृथ्वी ना घूमे, तो यहाँ पे एक तरफ क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, जिससे हम ज्यादा ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ज्यादा ठंड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म बताई है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष में घूमा करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसको आपने हमने एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आगे कह रहे हैं, पृथ्वी की जो दूसरी गति होती है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी की जो गति होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण में क्या होता है, 365 डिग्री जो होता है वो हमारे साधारण वर्ष होते हैं, और लीप ईयर वर्ष 366 होते हैं, जिसमें से आपके 1/4 जो होते हैं, मैंने ये बताया था कि 1/4 वर्ष होते हैं, वो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगता है। जब ये 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, जब वो घूमती है, तो 4 वर्ष बाद ही हमारा लीप ईयर वर्ष आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि हमारा लीप ईयर वर्ष कब आता है। आगे इन्होंने कहा है कि ये दे रखा है कि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में ये पढ़ेंगे कि जो आगे है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के जो बचे हुए 6 घंटे होते हैं वो मिलकर एक दिन बनता है, यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है एक दिन। इसके अतिरिक्त फरवरी का जो महीना जोड़ा जाता है वो 4 वर्ष के बाद होता है, जो 28 का महीना होता है, अगले 4 वर्ष के बाद वो 29 का दिन एक दिन और बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है कि एक सर्दी गर्मी जो वसंत ऋतु होती है, इसको अलग अलग भागों में जाता है। जब हम ऋतुओं का परिवर्तन की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है, और जो परिवर्तन, जो पॉइंट्स बता रही हूँ अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइट करते हुए, इस चीज को ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कह रहे हैं कि जो 4 चीजें हमें दी गई है वो कैसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इस चीज को पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, इस चैप्टर में, 21 जून, यानी 21 जून को कह रहे हैं जब हमारी सूर्य की किरणें, देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको समझाऊंगी, क्योंकि इतना जरूरी है कि आपको डिटेल में अगर समझना होगा तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21 जून को, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये 21 जून का है उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना रही हूँ, पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज आपको एक सूर्य है,
ठीक है, ये सूरज है। अब सूरज यहाँ पे क्या कर रहा है, अब सूरज की जो रोशनी है, अब वो कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, अब यहाँ पे, अब ये उत्तरी गोलार्ध कहाँ पड़ेगा, जब उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सीधा अब यहाँ पे उत्तर की तरफ होगा। उत्तरी गोलार्ध आपको पता है, मैंने हाफ हिस्से में बताया था, ये आपको पिक्चराइजेशन में सब कुछ क्लियर करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें कौन सा उत्तरी गोलार्ध है और कौन सा पश्चिमी गोलार्ध है। ये जो आधा हिस्सा है इधर एक्सप्लेन कर देते हैं, ये हमारा कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा हो गई। अब जब ये इस तरह, जब हमारी सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी रेखा पर पड़ेगी, यानी इस दिशा पे पड़ेगी, इस वाले पोर्शन में, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा पोर्शन है, इस दिशा पे पड़ेगी, इस दिशा पर उत्तरी गोलार्ध की किरणें, तो उस तरफ झुकेगा सूर्य का किरण सीधी। किस पे पड़ेगी, हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है तो इधर सीधी पड़ेगी। तो सीधी पड़ने का मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा, जब सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, और इसके जो बाद वाला क्षेत्र है जो ध्रुवों की तरफ है, जो पीछे की साइड होंगे, तो क्षेत्र भी तो होंगे अलग अलग जगह में, वहां पे उष्मा कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। ध्रुव, उत्तर ध्रुव में अधिक झुकाव होगा, तो उत्तर ध्रुव रेखा के आसपास के 6 महीने बाद का जो अंतराल होगा वो उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की किरणों की रोशनी होगी। और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में मौसम होता है जिसमें 21 जून को, 21 जून के बड़े वाले क्षेत्र में, 21 जून के जो बाद वाला क्षेत्र है, लंबा दिन, लंबा दिन मतलब गर्मी ज्यादा होगी तो लंबा दिन होगा, और रातें क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस दिशा को उत्तर अयांत कहते हैं। समझ में आया, दोबारा समझा देती है। 21 जून के समय की जो बाद वाली सीमा होती है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तीसरी मतलब सर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, तो इसके कारण से ऊष्मा अधिक होती है। कहने का अभिप्राय है कि सूर्य की किरणें जिस ओर पड़ेगी उस ओर के बाद वाले क्षेत्रों में सर्दी होगी और उस क्षेत्र के अंदर गर्मी होगी। इस मौसम को कहते हैं 21 जून में सबसे बड़ा दिन और रातें सबसे छोटी उत्तरी अरायत कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी एग्जाम्पल समझना है, क्योंकि आप ये सोचे कि लगातार आप रट लो, उस चीज़ से काम नहीं चलेगा। हर एक टॉपिक को आपको समझना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ। अगला है जो 22 दिसंबर की बात करते हैं, वो जो उसमें रेखा होगी, उसमें सूर्य की रेखा जहाँ होगी दक्षिणी ध्रुव की ओर झुके होने के कारण, देखिए यहाँ पे पॉइंट अपने आप ही क्लियर करने की कोशिश करें, दक्षिणी ध्रुव के ओर क्लियर झुके होने के कारण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 जून को दक्षिण, यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये वाली पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ ये है, 21 जून दक्षिण ध्रुव की ओर झुकने के कारण ही मकर रेखा, अब यहाँ पे आ रही है मकर रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, कि मकर रेखा और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, मकर रेखा पे पड़ती है। पहले कहाँ पड़ती थी, कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है। सूर्य की किरणें अगर दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पे लंब मतलब सीधी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होगा, और वहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी होगी, जिसमें ग्रीष्म ऋतु है। ठीक इसके विपरीत क्या होता है, वो होता है दक्षिणी। अब यहाँ पे स्थिति विपरीत स्त्री उत्तरी गोलार्ध की होती है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। पृथ्वी की इसी अवस्था को हम दक्षिणी अयांत कहा जाता है, जहाँ पे ये बात कही है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑस्ट्रेलिया जो होता है 25 दिसंबर को आता है, तो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, आगे जो है ये दोनों याद रखना है, 21 जून और 22 दिसंबर के जो पॉइंट्स है इसको हाईलाइट कर लेना और अलग से नोट्स बना लेना कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट है, हम एक चित्र के माध्यम से भी इसको और अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे ताकि आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, इसमें ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है, ये एक और बता देती हूँ। जो इसमें कहा गया है कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा की किरणें 21 मार्च से 23 सितंबर का सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, सीधी मतलब लंबवत पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव की तरफ झुकाव नहीं होता। देखिए यहाँ पे सूर्य पे सारा कुछ डिपेंड है, यानी कि सूरज जैसे जैसे उसकी किरणें पड़ेगी उसी हिसाब से उसी मौसम के अकॉर्डिंग, यानी पृथ्वी घूमती रहती है, मौसम भी चेंज होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर सीधी पड़ती है तो गर्मी उस जगह ज्यादा होगी, उस एरिया में उस क्षेत्रफल में गर्मी ज्यादा होगी, और बाद वाले क्षेत्रों में क्या होगी, सर्दी होगी, यानी कि हमारी ठंडा मौसम होगा। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, पृथ्वी में रात दिन बराबर होते हैं तो उसको विषुव कहते हैं। और जब हमारे पास उस स्टार्टिंग में आया था, जब हमने दैनिक गति का कहा था जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, उसको प्रदीप वृत्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है जो आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 23 सितंबर को जो ये पॉइंट्स देख रही हूँ अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करके बताएं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, यानी ठंडा मौसम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पे क्या होती है, नहीं पड़ती है, नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और 22 मार्च से
यह स्थिति इसके विपरीत से उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये सब जो होता है ये पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमना और सूरज के चारों ओर घूमना, ये दिन रात परिवर्तन ऋतुओं के कारण होता है। तो ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको एजम्पशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आपसे क्वेश्चन मार्क पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इसको इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब हाईलाइन कर रही हूँ क्योंकि इतने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। यही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको हम कहीं ना कहीं, अब इसी तरीके से आपने जैसे आपने चैप्टर पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए। सीधे भी पूछ सकते हैं, जंक्शन वाले पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको यह लाइन दे देंगे, इस तरीके से पॉइंट्स टू पॉइंट लाइन दे देंगे कि इसके बाद क्या आंसर होता है, इसके बाद कौन सा स्टेप है। तो यानी कि एक दो डी, यानी ए बी सी डी वाला भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एग्जामर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। और पिछले साल जो पेपर हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको और डबल ट्रिपल मेहनत करनी चाहिए। अगर आपका सीटेट क्लियर होता है तभी आप जाके और गवर्नमेंट की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की और अप्लाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में यानी कि एनवीएस कर सकते हैं, टीजीटी कर सकती है, एनवीएस कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की भी अपकमिंग वैकेंसी निकलने वाली है और भी स्टेट में वैकेंसी निकलने वाली है, तो उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर।